हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज का क्वेश्चन रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम पर आधारित है ना। एक रिजिड बॉडी आपको दे रखी है जो कि इक्विलिब्रियम पे है ना। इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम पोजीशन दे रखी है कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम पे है ना। अब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे होती है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि उसमें किसी तरह का कोई मोशन नहीं हो रहा है ना तो उसमें कोई ट्रांसलेशन है और ना ही उसमें कोई रोटेशन है ना। उसके ऊपर नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है ना। तो किसी तरह का मोशन की टेंडेंसी नहीं है उसके अंदर, ना तो वो ट्रांसलेट हो रही है बॉडी और ना ही वो रोटेट हो रही है ना। कोई टॉर्क नहीं होगा तो वो रोटेट भी नहीं होगी, और नेट फोर्स जीरो होगी तो वो एक ट्रांसलेट भी नहीं होगी है ना। ठीक है, तो वो बॉडी यानी पूरी तरह से रुकी हुई है, स्टेबल है ना। ओके, अब कोई रिजिड बॉडी आपको दे रखी है ना, जिसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है सपोज कीजिए, तो उसको स्टेबल करने के लिए क्या करना चाहिए? कम से कम आपने देखा होगा कि जो कोई भी चीज़ जो लंबी होती है, थोड़ी कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा लंबा है तो उसको हमें दो जगह से सपोर्ट देना पड़ता है ना, तब जा कर के वो स्टेबल होती है ना। अगर हम उसको एक ही जगह से सपोर्ट देंगे तो क्या होगा, जो दूसरा एंड है वो रोटेट करने लग जाएगा है ना। जैसे कि हमको कॉमन एक्सपीरियंस है, जब एक जगह से पलंग को दूसरी जगह उठा के रखते हैं तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है ना? कम से कम दो जनों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर एक ही जना उसको उठाएगा तो क्या होगा, दूसरी तरफ से वो रोटेट होकर के नीचे गिर जाएगी है ना। इसलिए कोई रिजिड बॉडी जब लंबी होती है तो उसको हम दो जगह से सपोर्ट देते हैं है ना। यह हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल वही हो रहा है कि एक रॉड है, ए रॉड ऑफ वेट W है ना, इज सपोर्टेड बाय टू पैरेलल नाइफ एजेस, यानी दो सपोर्ट है, एक रॉड है और उसको दो जगह से आपने सपोर्ट दे रखा है। ठीक है, ओके, और ये पूरी सिचुएशन इक्विलिब्रियम पे है, यानी इस तरीके से है ना। सपोज कीजिए ये कोई एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड को दो जगह से हमने सपोर्ट दे रखा है। ठीक है, इस रॉड का आपको वेट दे रखा है, W दे रखा है, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? ये यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास इस बीचों बीच बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है इसका, और यहाँ से इसका वेट अप्लाई होगा। ठीक है ना, इस रॉड का वेट हमको W दे रखा है, तो ये जो वेट है ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन से अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है। अब इसको ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये अर्थ लगा रही है ना। अब इसको रोकने के लिए दो सपोर्ट चाहिए है ना, तो दो सपोर्ट आपको दे रखे हैं है ना। एक सपोर्ट यहां पे आपको दे रखा है और एक सपोर्ट यहां पे दे रखा है सपोज कीजिए। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो दोनों सपोर्ट है ना, दोनों सपोर्ट के बीच में कितनी दूरी है? D दूरी दे रखी है आपको। ठीक है ना, ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द नाइफ्स आर एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम ईच अदर। जो दोनों सपोर्ट आपको दे रखे हैं, यहाँ पे सपोर्ट क्या है? एक कोई नाइफ है ना, जिसकी एजेस पे वो रॉड सपोर्टेड है ना। तो सपोर्ट का काम यहाँ पे दो नाइफ कर रहे हैं, और ये दोनों सपोर्ट D डिस्टेंस की दूरी पे है, यानी एक दूसरे से D दूरी पे है। ठीक है, और आपको आगे क्या रखा है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, जो रॉड का सेंटर ऑफ मास है, इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम A, वो A से x की दूरी पे है। ठीक है ना, ओके, यानी ये जो सेंटर ऑफ मास है रॉड का, ये है ना, अगर देखो ये सपोर्ट ये A सपोर्ट है और ये B सपोर्ट है ना। तो क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि ये जो A सपोर्ट है ये सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पे है? X की दूरी पे है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरा सपोर्ट है वो कितनी दूरी पे होगा है ना। इसका दूरी आपको दे रखी है X, और टोटल ये दूरी आपको D दे रखी है ना। तो दूसरा जो सपोर्ट है वो कितनी दूरी पे होगा है ना। टोटल डिस्टेंस में से x को माइनस कर देंगे है ना, तो ये कितनी दूरी आ जाएगी? D माइनस एक्स। टोटल दूरी D थी, इसमें से आपने x माइनस कर दिया तो B की दूरी आ गई है ना। सेंटर ऑफ मास से B D माइनस एक्स की दूरी पे है। तो ये आपको सेटअप दे रखा है ना। अब इसके अंदर कुछ बातें नोट करते हैं है ना। देखो ये जो सपोर्ट है, दोनों सपोर्ट है, इनके बीच में D दूरी है। ठीक है ना, लेकिन आपने देखा कि क्वेश्चन में ये जो डिस्टेंस है ये अलग अलग दे रखे हैं।
क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा कि ये सेंटर ऑफ मास से बराबर की दूरी पे है ना। इसलिए हमने इसको सपोर्ट को इस तरीके से यहाँ पे लिखा है कि एक सपोर्ट को तो सेंटर ऑफ मास के पास में रखा है और एक को थोड़ी दूरी पे रखा है ना। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि एक तो x की दूरी पे है और दूसरा कितना हो जाएगा d माइनस एक्स की दूरी पे है ना। यानी इन जनरल ये दो अलग अलग डिस्टेंस है, यानी ये बराबर दूरी पे नहीं है ना। ठीक है, हो सकता है कि एक ज़्यादा दूरी पे है और एक कम दूरी पे है। ठीक है, एक बात तो ये है ना। दूसरी बात ये है कि जो सपोर्ट के बीच में डिस्टेंस दे रखा है आपको वो d दे रखा है ना। ये रॉड की लंबाई नहीं है, ये क्या है, सपोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है। ठीक है ना, ओके। वैसे इसको रॉड की लंबाई मान के भी आप कर सकते हो, फिर आपको ये सपोर्ट बिल्कुल कोने पे रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, लेकिन जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका मतलब तो यही है कि दो सपोर्ट है, इनके बीच में दूरी है ये d है ना, ये रॉड की लंबाई नहीं है। ठीक है ना, ओके। तो ये सेटअप है आपका, एक रॉड है और वो दो जगह से सपोर्टेड है, दोनों के बीच में d डिस्टेंस है और सेंटर ऑफ मास से ये रॉड पे वेट लग रहा है। ठीक है ना, ओके। अब ये जो सिचुएशन है, एग्जाम में अगर कोई स्मार्ट बच्चा होगा तो क्या होगा कि ये उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मन में विजुअलाइज किया जा सकता है ना। मन में उसने थोड़ा सा विजुअलाइज किया और दो सपोर्ट लगाए और दोनों के डिस्टेंस उसने देख लिए क्या है ना। एक का सपोर्ट तो आपको x दे रखा है और दूसरे का अपने आप आ जाएगा d माइनस एक्स है ना। इतना सा विजुअलाइज करने के बाद उस बच्चे ने क्या लिखा कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि a पे कितना नॉर्मल रिएक्शन पड़ रहा है ना। तो उस बच्चे ने ये विजुअलाइज करके डायरेक्टली ये चीज़ लिख दी, एन ए नॉर्मल फोर्स ऑन ए है ना, और ये आ गया वेट ऑफ द रॉड इज इक्वल टू आ जाएगा d माइनस एक्स अपॉन डी। और यहाँ से उसने निकाल लिया, यहाँ से उसने एन ए की वैल्यू निकाल ली, एन ए आ गया आपका, w ऊपर चला जाएगा तो w d माइनस एक्स अपॉन डी है ना। ये उसका आंसर आ गया। ठीक है, उसने डायरेक्टली ये चीज़ लिख दी और फिर उसका आंसर आ गया है ना, ओके। और ये जो सेटअप था ये तो माइंड में विजुअलाइज हो सकता है, क्योंकि एक रॉड है, दो जगह से सपोर्ट दे रखा है, दोनों सपोर्ट के बीच में d दूरी है, एक की दूरी हमको दे रखी है x, तो दूसरे की दूरी कितनी हो जाएगी d माइनस एक्स है ना। इतना सेटअप मन में विजुअलाइज किया जा सकता है और जैसे ही उसने ये विजुअलाइज किया उसने डायरेक्टली ये चीज़ लिख दी है ना और फिर उसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि आखिर उसने ये डायरेक्ट किस तरीके से लिख दिया। ठीक है, आइए देखते हैं है ना। तो सेटअप क्या है हमारा, ये इस तरीके से रॉड आपको दे रखी है और दो जगह से है ना, यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास बना देते हैं बीचों बीच रॉड का। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ जाएगा है ना, यानी वेट, रॉड का वेट यहाँ से अप्लाई हो रहा है W। ठीक है, अब दो सपोर्ट आपको दे रखे हैं है ना, कि दो सपोर्ट यहाँ पे लगे हुए हैं। एक सपोर्ट सपोज कीजिए यहाँ पे है, ये A सपोर्ट है और एक सपोर्ट इधर है। और इस सपोर्ट को दूरी आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि सेंटर ऑफ मास से ये जो सपोर्ट है कितनी दूरी पे है, यहाँ से यहाँ तक ये x की दूरी पे है। ठीक है ना, और जो दूसरा सपोर्ट है ना, दूसरा सपोर्ट बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, ये दूसरा सपोर्ट क्या आ गया, B आ गया। ठीक है, दोनों सपोर्ट के बीच में कितनी दूरी आपको दे रखी है, दोनों सपोर्ट के बीच में D दूरी आपको दे रखी है ना। तो दूसरे सपोर्ट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना आ जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस D है और ये आपको x दे रखा है, तो दूसरा सपोर्ट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना हो जाएगा, D माइनस एक्स है ना। ठीक है, यानी आप देखो ये जो टोटल डिस्टेंस D था, तो A की दूरी कितनी हो गई, x हो गई, और B की दूरी कितनी हो गई यहाँ से, D माइनस एक्स है ना। इन दोनों का सम करोगे तो D आ जाएगा। ठीक है, ये है सिचुएशन। अब हमको क्या करना है कि वेट और डिस्टेंस के बीच में एक 1-to-1 रिलेशन बनाते हैं है ना। ये क्या मतलब है इसका, आप देखो है ना। इससे पहले एक चीज देखते हैं, देखो है ना, इसको मैं थोड़ा सिंपल
फाई तरीके से लिख देता हूँ, है ना। ये ए कितनी दूरी पे है, ये एक्स की दूरी पे है, और है ना यहाँ से यहाँ तक एक्स दूरी हो गई, और ये यहाँ से यहाँ तक डी माइनस एक्स दूरी है, ठीक है ना। ओके, अब आप एक चीज़ बताइए कॉमन सेंस से कि ये जो बी सपोर्ट है ये सेंटर ऑफ मास के पास में है ना, और ये जो दूसरा सपोर्ट है ये सेंटर ऑफ मास से थोड़ी ज़्यादा दूरी पे है ना, ये ज़्यादा दूरी पे है और ये पास में है। तो एक चीज़ बताइए कि किस पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है ना। इस तरह की जो प्रॉब्लम है ये इंजीनियरिंग में अक्सर आती रहती है ना। यानी जो पूरा वजन पड़ रहा है वो किस पे ज़्यादा पड़ रहा है ना। सो ठीक है, थोड़ा सा आप सोच के बताइए कि किस पे ज़्यादा वजन पड़ रहा है। यहाँ पे बी पे ज़्यादा लोड आ रहा है क्या ए पे ज़्यादा लोड आ रहा है, ठीक है ना। ओके, किस पे ज़्यादा लोड आ रहा है, ठीक है। किस पे ज़्यादा लोड आ रहा है। देखो बराबर लोड नहीं आ रहा है इन पे। बराबर तो कब होता है जब ये सेंटर ऑफ मास इन दोनों से बराबर की दूरी पे होता, बीचों बीच होता इन दोनों के, है ना। इन दोनों के अगर बीचों बीच सेंटर ऑफ मास आता तब तो दोनों पे बराबर वजन पड़ता, लेकिन अब एक तो पास में है और एक थोड़ा दूर है, तो क्या होगा, है ना। अपने कॉमन एक्सपीरियंस से आप बता सकते हो आसानी से, है ना। जो ज़्यादा पास में है मास के, सेंटर ऑफ मास के जो ज़्यादा पास में है उस पर ज़्यादा लोड पड़ रहा है, ठीक है ना। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सपोर्ट है ये सेंटर ऑफ मास के पास में है, यानी इस पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, ठीक है ना। इस पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है और इसकी दूरी यहाँ से सेंटर ऑफ मास से कितनी है, ये दूरी कम है, ठीक है ना। तो इसकी दूरी तो कम है और वजन इस पे ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है ना। ये जो दूसरा सपोर्ट है इसकी दूरी ज़्यादा है और लोड इस पे कम पड़ रहा है, ठीक है ना। ऐसा हम अपने कॉमन एक्सपीरियंस से कह सकते हैं, है ना। जो बाद में हम एक और मेथड देखेंगे और ये प्रूव भी हम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना, कि बी पे लोड ज़्यादा आ रहा है और ए पे कम आ रहा है, ठीक है। ओके, है ना। तो ये कॉमन एक्सपीरियंस से हमने पता लगा लिया कि बी पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, ए पे कम पड़ रहा है, और ये चीज़ हमको दिखाई दे रही है कि बी सेंटर ऑफ मास से कम दूरी पे है और ये ज़्यादा दूरी पे है, ठीक है। आप देखो क्या करते हैं, है ना। एक दूसरे पेज पे लेते हैं इसको। जो वेट है या जो फोर्स है ना, और डिस्टेंस, वेट या जो भी आप वेट को सपोर्ट करने के लिए जो आप फोर्स लगा रहे हो, जो नॉर्मल फोर्स आप लगा रहे हो, है ना, ये इनमें से दोनों आ सकता है, वेट या फिर जो नॉर्मल फोर्स आप लगा रहे हो, नॉर्मल जो सपोर्ट आप दे रहे हो, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में एक 1-to-1 रिलेशन बनाते हैं, है ना। अब आप देखो कि जो कम लोड आ रहा है ना, ए पे कम लोड आ रहा है, यानी ए को कम सपोर्ट देना पड़ रहा है ना। यानी ए जो सपोर्ट दे रहा है ना, आप देखो एक मिनट, इस वेट को बैलेंस करने के लिए, है ना, एक और फोर्स यहां पे बनाते हैं। तो ए कोई सपोर्ट दे रहा होगा, ये कितना फोर्स है, एन ए फोर्स, है ना। बी एक सपोर्ट दे रहा है, ये फोर्स कितनी है, एन बी, ये नॉर्मल फोर्स ऑफ कांटेक्ट है ना। आपने पढ़ा है कि दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो जो वर्टिकल फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स, है ना। अभी हम इसको और डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो ए जो सपोर्ट दे रहा है वो कितना है, एन ए, और बी जो सपोर्ट दे रहा है वो कितना है, एन बी, है ना। बी पे ज़्यादा लोड आ रहा है, यानी इसका सपोर्ट जो बी दे रहा है वो ज़्यादा है, और ए पे कम लोड पड़ रहा है तो ए जो सपोर्ट दे रहा है वो कम है ना। इस पे कम लोड पड़ रहा है तो इसका जो सपोर्ट है वो भी कम दे रहा होगा। ओके, अब आप देखो कि आप यहाँ पे देखो कि जो एन ए सपोर्ट है ना, वो किसका जैसा है, जब ये सपोर्ट कम है
है ना। एन ए सपोर्ट आपका कम है तो ये कम डिस्टेंस के जैसा है ना। और ये एन बी सपोर्ट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा वाले डिस्टेंस के जैसा है ना। ओके, तो आप देखो एन ए जो डिस्टेंस कम है तो ये कम वाले डिस्टेंस के जैसा है, और एन बी जो सपोर्ट है ये ज़्यादा सपोर्ट बी ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है क्योंकि उस पर ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो ये क्योंकि ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा वाले डिस्टेंस के जैसा है ना। और जो आपका टोटल वेट है, रॉड का जो टोटल वेट है वो डब्ल्यू है, ये किसके जैसा है, ये पूरे डिस्टेंस के जैसा हो गया, ठीक है ना, डी। तो आपने देखा कि किस पे कितना लोड पड़ रहा है वो इस रेशियो के हिसाब से डिवाइड हो गया, ठीक है ना। अब आप इसको यहां पे लिख सकते हो डायरेक्टली। आपको एन ए की वैल्यू निकालनी है तो ये और ये वाली है ना, इन दोनों रिलेशन को लेके आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हो। एन ए है ना, इसके नीचे आ जाएगा डब्ल्यू और आपने लिख दिया बराबर, ठीक है। एन ए किसका जैसा है, क्योंकि एन ए कम है, अगर ये कम है तो कम वाले डिस्टेंस के जैसा होगा, तो इसके आगे लिख दिया आपने कम वाला डिस्टेंस। और ये जो W वेट है ये तो पूरा वेट आ गया रॉड का, तो ये पूरे डिस्टेंस के जैसा हो गया, तो ये आ गया D। अब यहां से Na की वैल्यू आ गई है ना। बस अब देखो यहां से आपकी Na की वैल्यू आ गई कि Na आ गया आपका Na इज इक्वल टू W, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, तो ये आ जाएगा आपका D माइनस एक्स अपॉन डी, ये चीज आ गई, या आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो चीज थी आपको ए के ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स पड़ रहा है ये चीज निकालनी थी, और ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स की दूरी पे था है ना, तो इसके इधर जो दूरी है वो कितनी है, डी माइनस एक्स। आप देखो अगर ये ज्यादा है होता है तो ये कम होता है ना, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये कम है, और डिस्टेंस कम है तो ये ज़्यादा होता है, यानी जो कम लोड पड़ रहा है जिस पे वो इस वाले डिस्टेंस के जैसा है ना। तो हमने ये फोर्स और डिस्टेंस इनके बीच में 1-to-1 रिलेशन बना लिया, ठीक है ना। जो कम सपोर्ट था, कम नॉर्मल फोर्स थी, तो उसके आगे वो किसके जैसा हो गया, कम डिस्टेंस के जैसा हो गया। जो ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है वो इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा वाले डिस्टेंस के जैसा हो गया, और जो पूरा वेट था वो डी डिस्टेंस के जैसा हो गया क्योंकि डी पूरा डिस्टेंस आ गया है ना। और इस तरीके से आपने एन ए को डब्ल्यू से डिवाइड कर दिया। अब एन ए इन दोनों का रेशो आ गया है ना, तो यहाँ तो क्या है, फोर्स का रेशो आ गया। वेट भी क्या होता है, एक तरह की फोर्स होती है ना, तो यहाँ पे तो फोर्स का रेशो आ गया और ये डिस्टेंस का रेशो आ गया। इसके सामने इसके जैसा डिस्टेंस आ गया, और ये ज़्यादा है वेट तो उसके सामने ज़्यादा वाला डिस्टेंस आ गया, और यहाँ से आपका रिलेशन आ गया है ना। तो इस तरीके से 1 स्टेप में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, ओके है ना। तो ये चीज़ है, ओके। अब इस क्वेश्चन की पूरी फिजिक्स देखते हैं है ना, एक और तरीके से इसको सॉल्व करते हैं और उसके लिए इसकी पूरी फिजिक्स समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे है ना, ओके। है ना, आप देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में अगर आप रॉड का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो वो कैसे बनेगा है ना। ये आपकी रॉड है ना, ठीक है, और ये यहाँ पे इसके बीचों बीच इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, और यहाँ से एक फोर्स लग रही है इसके ऊपर, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, एम जी है ना। एम जी को ही आप क्या बोलते हो, वेट है ना। एम जी क्या होता है, वेट होता है एक तरीके से। एम जी क्या है, एक फोर्स है, इसी को आप वेट से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। मास तो एम होता है, जब एम जी मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों तो ये क्या बन जाता है, वेट बन जाता है। तो क्वेश्चन में आपको ये वेट दे रखा है, ठीक है ना, और वेट अभी हमने देखा था, वेट यानी वेट mg के बराबर होता है, और ये क्या है, ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये फोर्स अर्थ लगा रही है, ठीक है ना। तो ये फोर्स आपका अर्थ लगा रही है, ठीक है।
तो रॉड पे एक फोर्स तो किसने लगाई, अर्थ ने लगाई, और कितनी फोर्स लगाई, W, जो कि रॉड का वेट है ना। इस तरीके से ये वेट, अर्थ इसको वेट इससे फोर्स से पुल कर रही है, ठीक है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए मुझे 2 सपोर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक सपोर्ट मैंने यहां पे लगाया और एक सपोर्ट मैंने यहां पे लगाया, ठीक है ना। अब दूसरी फोर्स जो होती है, ये जो सपोर्ट है और ये रॉड है, ये दोनों क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है। और जब सॉलिड ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे को प्रेस करते हैं, तो कौन सी फोर्स होती है, वो नॉर्मल फोर्स होती है ना। दैट इज द नॉर्मल फोर्स, है ना। तो यहां पे यानी ये जो सपोर्ट है, ये इसको एक नॉर्मल फोर्स दे रहा है, दैट इज Na, ठीक है ना। ये आपका सपोर्ट A है, इसलिए जो ये नॉर्मल फोर्स दे रहा है उसको हमने Na बोल दिया। और यहां पे ये सपोर्ट B है, तो ये जो फोर्स दे रहा है नॉर्मल फोर्स, ये कितना हो जाएगा, NB हो जाएगा, ठीक है ना। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि जो बॉडी है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, है ना। यहाँ पे ये रॉड है ना, रॉड में हम इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। ये रॉड जो है, हमारा जो इंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट है वो ये रॉड है ना। इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है ये हमको देखना होता है ना। रॉड है, उस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है ये चीज़ हमको देखनी है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो W फोर्स है, यानी वेट जो होता है, वो भी एक फोर्स होती है। ये कौन लगा रहा है, अर्थ। और ये जो 2 सपोर्ट है, ये इस पर कौन सी फोर्स लगा रहे हैं, नॉर्मल फोर्स, है ना। नॉर्मल फोर्स लगा के इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा कि इस रॉड पे ये 3 फोर्स लग रही है, 2 तो इन सपोर्ट की वजह से और एक वेट, ठीक है ना। अब हम इसको बैलेंस कर देंगे। आप देखो, इस वेट को दोनों सपोर्ट ने बैलेंस कर दिया, यानी W आ गया आपके पास Na प्लस NB, ठीक है ना। तो फोर्सेस बैलेंस हो गई, है ना। दोनों जो सपोर्ट थे उसने इस वेट को बैलेंस कर दिया, यानी इस पर नेट फोर्स कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है ना। पूरी तरीके से ये रॉड बैलेंस हो गई। तो ये रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, है ना। ओके, अब हम दूसरी चीज देखते हैं कि आप देखो और डिटेल से देखते हैं थोड़ा क्या हो रहा है यहां, है ना। ये रॉड है, ठीक है ना। रॉड और जो सपोर्ट है उसके बीच में जो इंटरेक्शन है, जो फोर्स लग रही है, उसको थोड़ा और गौर से देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। ये रॉड है और ये सपोर्ट है ना। दोनों क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, और सॉलिड ऑब्जेक्ट एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं। उस प्रेस से क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स जनरेट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जो वर्टिकल डायरेक्शन में कांटेक्ट फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। यानी ये जो रॉड है और ये सपोर्ट है, ये कौन सी फोर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक नॉर्मल फोर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसको आप दोनों एरो से हमने शो किया है, ठीक है ना। दोनों एरो से शो किया है, इसमें 2 एरो हमने बनाई है, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक फोर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं। उस फोर्स का क्या नाम है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट एक फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं और वो दोनों पे कैसे लगती है, इक्वल एंड अपोजिट, है ना। न्यूटन का जो 3rd लॉ है वो क्या कहता है कि 2 ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं एक फोर्स से और वो दोनों पे कैसे लगती है, इक्वल एंड अपोजिट, है ना। इसी चीज को हम यानी 3rd लॉ के हिसाब से क्या हो गया ये चीज, अब 3rd लॉ को हम यहां पे शो करते हैं, ठीक है ना। ये आपकी रॉड हो गई। अगर मैं कहता हूं कि सपोर्ट रॉड पे कितनी फोर्स लगा रहा है ना, सपोर्ट रॉड पे कितनी फोर्स लगा रहा है, तो क्या आएगा, इन दोनों एरो में से एक एरो ले लो आप, ये वाली एरो ले लो। तो ये आपने क्या शो कर दिया यहां पे कि जो सपोर्ट है वो रॉड पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। अब आप ये देखो कि जो सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है, रॉड सपोर्ट पे कितनी फोर्स लगा रही है ना। ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स एक ही है, दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। अभी हमने देखा कि सपोर्ट रॉड पे कितनी फोर्स लगा रहा है, ये वाली फोर्स लगा रहा है,
है ना। अब सपोर्ट पे कितनी फोर्स लग रही है ना। आप देखो सपोर्ट, रॉड सपोर्ट पे कितनी फोर्स लगा रहा है, ये जो नीचे वाला एरो है इसको यहां पे बना दो, आ गया ना। तो हमने जो फोर्स थी उसी को सेपरेट करके ये न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से शो कर दिया। अगर आप रॉड की बात कर रहे हो तो हम क्या कहेंगे कि सपोर्ट ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, है ना, सपोर्ट ने इसके ऊपर एन फोर्स लगाई, नॉर्मल फोर्स। और अगर हम इसकी बात करें कि इस पे कितनी फोर्स लग रही है तो हम क्या कहेंगे कि रॉड ने इस पे इतनी फोर्स लगाई, ठीक है ना। ये दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है और इक्वल एंड अपोजिट है ना। तो क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन में जो एक्चुअल चीज पूछी गई है वो क्या पूछी गई है, आप देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए इज, यानी ए पे कितना नॉर्मल रिएक्शन पड़ रहा है, यानी कि रॉड ने इस ए वाले सपोर्ट पे कितनी फोर्स लगाई ये पूछा गया है ना, है ना। यानी ये चीज पूछी गई थी आपसे कि रॉड ने सपोर्ट पे कितनी फोर्स लगाई, ठीक है ना। वो बात एक ही है क्योंकि दोनों फोर्स एक ही फोर्स है ना, वो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट लग रही है, ठीक है ना। आपको एन की वैल्यू निकालनी है और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ हो गया यहाँ पे। ये हमने रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम देखा और फोर्स को बैलेंस कर दिया, है ना। अब हम तीसरी चीज देखते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। है ना। ये क्या चीज है, आप देखो ये रॉड थी, है ना। अब यहां पे एक सपोर्ट है आपका और यहां पे दूसरा सपोर्ट है ना। सेंटर ऑफ मास यहां पे है और यहां पे ये W वेट लग रहा है, ठीक है। ये जो B सपोर्ट है, ये B सपोर्ट है, ये A सपोर्ट है, ठीक है ना। ए कितना इस पे फोर्स लगा रहा है रॉड पे, एन ए सपोर्ट दे रहा है और बी एन बी फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। अब आप ये देखो कि ये जो फोर्स है ना, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है कि ये सपोज कीजिए ये पॉइंट कोई सी पॉइंट है, ठीक है ना, सेंटर है बीच में, तो ये सी पॉइंट कह देते हैं इसको, ये सी पॉइंट हो गया। अब आप देखो जो फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है, यानी किसी फोर्स के घुमाने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, यानी टॉर्क, है ना। तो ये जो फोर्स है एन ए, ये इसको कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है इसको, है ना। देखो इसकी फीलिंग कैसे आएगी, इसकी फीलिंग इस तरीके से आती है ना। ये कोई सेंटर है सपोज कीजिए, है ना, और ये दूरी है और यहां पे सपोज कीजिए कोई फोर्स लग रही है, F फोर्स लग रही है ना, और ये R दूरी है। अब इसकी फीलिंग कैसे आएगी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, है ना। आप ये सोचो कि ये जो दूरी है यहां से ये 90 डिग्री पे है इस तरीके से। अब इस फोर्स को पकड़ के हम खींचे, है ना, ये दोनों सपोज कीजिए लकड़ी के बने हुए कोई बना दिया अपन ने, है ना। फोर्स का जो वेक्टर है उसको भी लकड़ी का बना दिया और ये जो डिस्टेंस है इसको भी लकड़ी का एक पतली सी रॉड बना के आपने दोनों को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। अब आप इस फोर्स को पकड़ के यूं घुमाओगे तो कहां पे घूमेगा ये, है ना। विजुलाइज हो रहा है ना। अगर आप इस फोर्स को पकड़ के, वेक्टर को पकड़ के यूं घुमाओगे तो कहां पे घूमेगा ये इधर घूमेगा, है ना। तो ये होता है फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर जो दूसरी फोर्स है सपोज कीजिए वो यहां पे लग रही है, यहां पे सपोज कीजिए कोई दूसरी फोर्स है F डैश, ठीक है ना, और ये कितनी दूरी पे है, सपोज कीजिए R डैश दूरी पे है ना। अब यहां पे भी इसको वैसे ही समझो कि ये लकड़ी का एक रॉड बनी हुई है और इससे ये एक दूसरी लकड़ी की डंडी इस तरीके से अटैच है, एक तो फोर्स का वेक्टर है और एक ये डिस्टेंस है। अब की बार आप इस वाली फोर्स को पकड़ के खींचो तो कहां पे घूमेगा, है ना। विजुलाइज हो रहा है ना। अगर अब की बार आप इस फोर्स को पकड़ के यूं घुमाओगे तो कहां पे घूमेगा, अब की बार ये इधर घूमेगा, है ना। ये सिस्टम यूं घूमेगा। तो आपने देखा कि इस फोर्स की वजह से ये इधर घूम रहा है और इस फोर्स की वजह से इधर घूम रहा है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, है ना। एक इसको
एक फोर्स इसको इधर से घुमाने की कोशिश कर रही है और एक फोर्स आपको इधर से घुमाने की कोशिश कर रही है। अगर ये दोनों अफेक्ट, ये जो दोनों टर्निंग अफेक्ट हैं, ये बराबर हो जाए तो फिर जो रॉड है वो घूमेगी नहीं, है ना। अगर दोनों तरफ से बराबर घुमाने की ताकत लग रही है तो ये क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा और ये उसी जगह रहेगी, यानी इक्विलिब्रियम पे रहेगी और ये इसमें कोई रोटेशन नहीं आएगा। यानी कि आप देखो F इंटू आर, ये तो इस फोर्स का टर्निंग, इस वाली फोर्स का टर्निंग इफेक्ट हो गया, कितना हो गया, F इंटू आर, और ये इसको इस तरफ घुमा रहा है ना। ये अगर बराबर हो जाता है इसके F डैश इंटू आर डैश, तो आपने क्या किया, ये जो दोनों फोर्स के जो मोमेंट है ना, ये बराबर हो गए, ठीक है ना। यानी ये फोर्स जो इसको टर्निंग इफेक्ट लगा रही थी इधर घुमाने के लिए, ये बराबर है इस फोर्स के टर्निंग इफेक्ट के। और ऐसा करने से क्या होगा कि जो नेट टॉर्क है, टोटल जो टॉर्क लग रहा है इस पर, वो जीरो है। यानी जो नेट टर्निंग इफेक्ट है वो जीरो हो गया, बैलेंस पूरा बैलेंस हो गया, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आप देखो इसी चीज़ को इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, है ना, कैसे होगा अप्लाई। आप देखो इसको दोबारा बना के देखते हैं, है ना। यहां पे क्या हो रहा है, ये आपका सेंटर था, है ना। यहां पे ए सपोर्ट है इधर, ठीक है ना। डायरेक्टली वो फोर्स बना देते हैं, है ना। यहां पे कितना फोर्स लग रही है, एन ए फोर्स लग रही है, और यहां पे कितनी फोर्स लग रही है, इधर एन बी फोर्स लग रही है। अब आप देखो कि ये सेंटर से ये फोर्स कितनी दूरी पे है, ये एक्स दूरी पे है, और सेंटर से ये वाली फोर्स कितनी दूरी पे था, डी माइनस एक्स, है ना। तो उस फोर्स को अगर आप पकड़ के यूं घुमाओगे तो इधर घूमेगा, है ना। और इसका टर्निंग इफेक्ट कितना हो गया, एन ए इंटू एक्स, है ना। अब ये जो फोर्स है, ये इसको अगर आप पकड़ के यूं घुमाओगे तो किधर घूमेगा, इधर घूमेगा, यानी उसका अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो दोनों बैलेंस हो सकती हैं, है ना। तो इसका टर्निंग इफेक्ट कितना हो गया, एन बी इंटू इसका डिस्टेंस, ठीक है ना। ये चीज बराबर हो गई, यानी जो सी के अबाउट जो टर्निंग इफेक्ट है ना, इसको आप सी पॉइंट के अबाउट घुमाने की कोशिश कर रहे हो, और वो दोनों जो घुमाने की टेंडेंसी है वो दोनों बराबर हो गई, यानी ये बैलेंस हो गया सिस्टम। इसको आप क्या कहते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यानी अब इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर ताकत से आप इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बैलेंस हो गई चीज, ठीक है ना। ओके, है ना। तो आप देखो फोर्स को फोर्स की तरफ लिख देते हैं, है ना। ये एन ए हो गया, एन भी नीचे चला जाएगा इसके, और ये आ गया, ये इधर डी माइनस एक्स होगा, और ये जो एक्स डिस्टेंस था ये इसके नीचे आ गया। तो हमने क्या देखा कि यहां पे कि आप देखो ये जो फोर्स थी एन ए, है ना, ये कौन से डिस्टेंस के जैसा है, यहां पे तो फोर्स का रेशियो हो गया और यहां पे डिस्टेंस का रेशियो हो गया। तो ये जो फोर्स थी ये कौन से डिस्टेंस के जैसा हो गया, डी माइनस एक्स। यानी ये जो कम फोर्स है ये कम वाली डिस्टेंस के जैसा है, और ये जो ज़्यादा फोर्स है नीचे ये किसके जैसा है, एक्स के जैसा। ये फोर्स ज़्यादा है तो ये ज़्यादा वाले डिस्टेंस के जैसा है, आ गया ना रेशियो। ये चीज़ थी, यही चीज़ को हमने अपने फिजिकल एक्सपीरियंस से डायरेक्टली वहाँ पे लिख दिया था, ठीक है ना। ओके, तो अब ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो आपने देखा कि ये जो इक्वेशन बनी ये कहाँ से बनी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आपने रोटेशन को बैलेंस कर दिया, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यानी कि ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी, है ना। दोनों फोर्सेस के जो वो टर्निंग इफेक्ट है वो बराबर हो गए, है ना। यानी नेट टॉर्क जीरो हो गया, है ना। ये मतलब होता है इसका, वो एक ही चीज़ है। और दूसरी जो हमने इक्वेशन बनाई थी यहाँ पे,
ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी ये क्या है, फोर्स बैलेंस हो गई है ना। ये कौन सा आ जाएगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यानी इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यानी कि नेट फोर्स इज जीरो। आपने देखा ये फोर्स बैलेंस हो गई यहां पे, है ना। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई कि फोर्स आपने बैलेंस कर दी, है ना। एक तो आपने फोर्स बैलेंस कर दी और यहां पे आपने ये टॉर्क बैलेंस कर दिया, ठीक है ना। तो ये चीज आ गई। ओके, अब इसको दोबारा लिख लेते हैं यार। तो एक इक्वेशन आपने फोर्स बैलेंस करके पता की कि W इज इक्वल टू NA प्लस NB होता है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन आपने पता की टॉर्क बैलेंस करके कि NA का जो टॉर्क है इंटू x, ये हो गया आपका NB इंटू D माइनस एक्स। ये दो इक्वेशन आपने पता की, है ना। इसे क्या कहते हैं कि नेट फोर्स, इसको ऐसे लिख देता हूं, नेट फोर्स ये जीरो हो गई और ये आपका क्या है, टॉर्क, नेट टॉर्क जीरो है। यानी ना तो वो बॉडी ट्रांसलेट होगी, है ना, और ना ही वो रोटेट होगी, ठीक है ना। ये दो इक्वेशन है, इनको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर हमको NA की वैल्यू चाहिए, है ना, यानी ए सपोर्ट पे कितना नॉर्मल रिएक्शन हुआ। आपको NA की वैल्यू चाहिए ना, तो NB की वैल्यू निकाल लेते हैं। NB की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। तो NB की वैल्यू आ जाएगी NA इंटू एक्स, और ये जो D माइनस एक्स है ये नीचे आ गया। ये NB की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम यहां पे रख देंगे, है ना। आप देखो इसको यहां पे रख देंगे तो क्या होगा, W इज इक्वल टू NA, और NB की वैल्यू को अभी आपने जो निकाला है यहां से, ये जो आपने NB की वैल्यू निकाली है यहां से, इसको रख देते हैं। तो NB की वैल्यू आ गई आपकी NA इंटू एक्स अपॉन D माइनस एक्स। ये चीज़ आ गई। अब NA की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पूरी इक्वेशन को D माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो D माइनस एक्स से उधर मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो क्या आ जाएगा, ये W इंटू D माइनस एक्स, है ना। और एक मिनट देखो, अगर क्लियर यहां पे पता नहीं चलेगा आपको, इसलिए मैं दोबारा लिख देता हूं उसको। ये चीज आ गई थी W इज इक्वल टू NA प्लस NA, या कितना था, एक्स D माइनस एक्स, ये चीज है ना। यहां से भी आप निकाल सकते हो उसको। वैसे NA दोनों तरफ से, यहां से NA कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच गया, 1 प्लस एक्स अपॉन D माइनस एक्स। इसको आप जो जिस तरीके से हम नॉर्मल तरीके से LCM लेके करते हैं, तो D माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, और ये ऊपर जब D माइनस एक्स जाएगा तो वो x से प्लस होकर के माइनस एक्स और x कैंसिल आउट हो जाएंगे और D बचेगा। ये चीज़ आ गई, ये W आ गया आपका ऊपर से, है ना। आ गया ना आंसर। आप देखो आपको NA की वैल्यू चाहिए, NA तो आपका इधर ही रह जाएगा, और इधर W है, ये नीचे था तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर था तो नीचे आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से भी हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, वही आंसर आया। तो ये तो इसका नॉर्मल तरीका था कि आपने फोर्सेस को बैलेंस किया, और फिर जो फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है जिसको हम टॉर्क कहते हैं, आपने टॉर्क को बैलेंस किया, है ना। तो टॉर्क को बैलेंस किया और फोर्स को बैलेंस किया, तो वहां से हमको हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, और वहां से फिर हमने NA की वैल्यू निकाली, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का यूज करके।
लेकिन आपने देखा था कि जो हमारा जो शॉर्ट मेथड था, है ना, वो भी इसी इंट्यूशन पे आधारित था, ठीक है ना। और इस तरीके से आप डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख सकते हो, है ना। वो जो हमने सॉल्व किया अभी, उस चीज़ को हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका फास्ट वाला मेथड है, ठीक है। जो फोर्स थी उसको हमने डिस्टेंस के साथ 1-to-1 रिलेशन बना लिया, और फिर एक फोर्स का रेशियो ले लिया, तो उधर डिस्टेंस का रेशियो आ गया, और यहाँ से आपका डायरेक्टली फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा आपने ये भी देख लिया कि जो फोर्स किस तरीके से लगती है ना। यहाँ पे देखो ये नॉर्मल फोर्स से इंटरेक्ट हो रहे थे, है ना। दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल फोर्स लग रही है, ठीक है ना। ओके ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया? D-, ये वाला आ गया, है ना। यानी आपको क्या करना है कि दोनों तरह के मेथड्स की आप स्टडी करो, और जो शॉर्ट मेथड था वो इंट्यूटिवली तरीके से कैसे एक स्मार्ट बच्चे ने उसको एनालाइज करके और डायरेक्टली आंसर लिख दिया, है ना। थोड़ा सा इसको विजुलाइज करके, और उसने किस तरीके से वो इक्वेशन डायरेक्ट लिख दी थी, है ना। इस अप्रोच को अपना के प्रैक्टिस कीजिए, है ना। लेकिन हमको सारे कंसेप्ट्स जानना जरूरी थे कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है, किस तरीके से फोर्स का टॉर्क लगता है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट्स ही हमको आने चाहिए, है ना। पूरी फिजिक्स आएगी तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो आप उसको आसानी से हैंडल कर लोगे, है ना। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके।